घर वालों की मर्जी के बगैर सूरज और पायल ने एक होने का फैसला कर लिया था। रात के अंधेरे में उन्होंने अपने अपने घर को अलविदा कह दिया था। सूरज और पायल एक कार में बैठकर अनजानी मंजिल की तलाश में चल पड़े थे, जहां उन दोनों के बीच कोई दीवार ना हो। कई घंटे सफ़र करने के बाद उनकी कार एक घने जंगल से गुजर रही थी। तरह तरह के जीवों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। कई तरह के जानवरों के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। यहाँ तक कि रात होने के बावजूद भी कौवों की काँव काँव सुनाई दे रही थी। पायल थोड़ा डरी हुई थी। उसने डरते हुए कहा, सूरज जल्दी यहाँ से चलो। सूरज बोला, हाँ अभी हम कुछ देर में इस जंगल को पार कर लेंगे। तभी कार हिचकोले खाते हुए बंद हो गई। बार बार कोशिश के बाद भी वह स्टार्ट नहीं हुई। सूरज ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो भयानक जंगल के सिवा उसे कुछ और ना दिखाई दिया। पायल का दिल धाड़ धाड़ कर बज रहा था। वह सूरज से लिपट गई और बोली, मुझे बहुत डर लग रहा है सूरज, अब क्या होगा? सूरज ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। वह बात अलग थी कि ऐसे हालात में फंसकर वह भी अंदर से डरा हुआ था। मौसम भी खराब हो चला था। रह रहकर बिजली चमक रही थी। बिजली की चमक में सूरज की नज़र वहां से थोड़ी ही दूर एक खंडहर महल जैसी इमारत पर पड़ी। वह झट गाड़ी से नीचे उतरा। पायल ने डरते हुए पूछा, कहाँ जा रहे हो? सूरज बोला, ऐसे मौसम में हम गाड़ी में तो रात नहीं बिता सकते। वो देखो इमारत, आज हम वहाँ रुकेंगे। वहाँ कोई ना कोई ज़रूर होगा। पता नहीं क्यों पर वह गाड़ी से नीचे नहीं उतरना चाहती थी। यह बात वह सूरज से कह ना सकी। जंगल के बीचों बीच एक बड़ी इमारत थी, जिसका अधिकांश हिस्सा जर्जर हालत में था। इमारत 2 मंजिली थी। सूरज ने मेन गेट के पास जाकर आवाज़ लगाई, कोई है? कोई है? मगर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सूरज ने बड़े दरवाजे को धकेला तो वह स्वतः खुलता चला गया। अंदर कुप्प अंधेरा था। सूरज ने फ़ोन की टॉर्च जलाई और अंदर की ओर बढ़ चला। धीरे धीरे उससे लगभग चिपटी हुई पायल चल रही थी। मकड़ी की जाले और चमगादड़ों का डेरा ही हर ओर दिखाई दे रहा था। टूटा फूटा फर्नीचर देखकर सूरज ने आसानी से अंदाज़ा लगा लिया था कि कभी ये इमारत बड़ी शानदार रही होगी। एक कमरे में मौजूद बेड पर उन दोनों ने रात काटने का निर्णय किया। उधर उनके पीछे मौजूद एक टूटी खिड़की से 2 लाल आंखें उन दोनों को घूर रही थीं। थोड़ा झाड़ना पोंछना करने के बाद वे दोनों उस बेड पर लेट गए। एक फटी सी चादर उस बेड पर बिछी हुई थी। पायल ने सूरज के सीने पर सर रखते हुए कहा, क्या हमने घर से यूं भागकर गलत तो नहीं किया ना सूरज? सूरज बोला, इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। हम दोनों अगर घर से नहीं भागते तो आज साथ साथ ना होते। क्या मेरे बिना रह सकती थी तुम? बिल्कुल नहीं। यह कहकर वह उससे और ज़्यादा लिपट सी गई। सूरज ने भी उसे बाहों में भर लिया। सुनसान जगह और अंधेरी रात में एक खंडहर में 2 प्रेमियों का मिलन हो रहा था। आज उन दोनों के बीच की सभी दूरियां मिट रही थी। दोनों के जिस्म जान एक साज पर थिरक रहे थे। प्रेम क्रीड़ा करने के बाद दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो गए थे और उनके पास ही एक काला धुआं कुछ अजीब सा आकार ले रहा था। दीपक का मध्यम उजाला उस भयावह आकृति का गवाह था, जो अब खूनी निगाहों से उन दोनों को ही घूर रहा था। जब सूरज की आंख खुली तो रात के 12:05 हो चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी नींद कैसे खुल गई। उसके बगल में पायल गहरी नींद में सोई हुई थी। दीपक का मध्यम प्रकाश में उसका चेहरा चांद की भांति दमक रहा था।
उसने पायल के माथे को चूम लिया। तभी खट खट चर चर जैसी अजीब सी आवाज़ों ने रात के सन्नाटे को भंग कर दिया। सूरज को अब दोबारा नींद नहीं आ रही थी। उसके कानों में भी वे अजीब सी आवाज़ें सुनाई देकर उसे कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। कहीं हमने यहाँ रुककर कोई गलती तो नहीं कर दी? कहीं यहाँ पर कुछ? सूरज ने इतना सोचा ही था कि फड़ाक फड़ाम जैसी आवाज़ों से एक बार फिर वह खंडहर गूंज उठा और सूरज की सोचें छिटक गईं। आवाज़ें उनके ठीक ऊपर से आती महसूस हो रही थी। उसने उठकर देखने का निश्चय किया। पायल को चादर ओढ़ाकर वह बेड से नीचे उतरा और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ ढूंढने लगा। उसने फ़ोन की टॉर्च जला ली और सावधानी से सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगा। मकड़ियों के जाले उसके मुंह पर लिपट रहे थे। वह उनको हटाते हुए आगे बढ़ा। कुछ ही पल में वह ऊपर पहुंच चुका था। नीचे की तरह ऊपर भी बहुत से कमरे थे। इस समय वह एक लंबी चौड़ी गैलरी में खड़ा था। कुछ पल उसने चारों ओर निरीक्षण सा किया, मगर सब कुछ एकदम शांत था। कुछ पल वो यूं ही खड़ा रहा। फिर उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। एक कमरे का दरवाज़ा खुला था। सूरज उसके सामने से गुजर रहा था। तब उसे उस कमरे में कोई परछाई सी महसूस हुई। उसका दिल धक धक कर उठा। उसने वापस पीछे मुड़कर उस कमरे के अंदर झांका, मगर कहीं कुछ भी हलचल ना थी। सूरज ने लंबी सांस खींची और आगे बढ़ चला। जो अजीब आवाज़ें उसे ऊपर तक खींच लाई थी वह दोबारा सुनाई नहीं दी थी। अब तक चलते चलते वह अंतिम कमरे तक पहुंचा था। चमगादड़ और मकड़ियों के बेशुमार जाले के अलावा उसे यहाँ और कुछ दिखाई ना दिया। अभी वह मुड़कर नीचे जाने के बारे में सोच ही रहा था, तभी धड़ाम की जोरदार आवाज़ से वह जगह गूंज उठी। एक बार फिर से सूरज का दिल पसलियों पर चोट करता सा धक धक धड़क उठा। वह जल्दी से आवाज़ की दिशा में पलटा। उससे लगभग 20-25 कदम की दूरी पर एक धूल से भरा गुब्बार सा उमड़ आया था। जब तक वह उस जगह पर पहुंचा तब तक धूल को छंट सी गई थी और उस स्थान पर 2 टूटे किवाड़ पड़े थे। शायद वह आवाज़ इन किवाड़ों की यहाँ टूटकर गिरने की थी। मामला सूरज की कुछ समझ में नहीं आया। आखिर यूँ कोई दरवाज़ा टूटकर कैसे गिर सकता है? कौन सी ऐसी ताकत है जो इतनी मजबूत चीज़ को यूँ उखाड़ कर फेंक दे? क्या कोई इंसान? या फिर? इससे आगे के शब्द उसके जहन में आते उससे पहले ही वह उछल पड़ा, क्योंकि उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रख दिया था। डर और भय की लहर सी उसके दिल में गुजर गई। पसीने से नहा गया वह। एक झटके में वह पलटा तो उसके सामने और कोई नहीं बल्कि पायल खड़ी थी। सूरज को बदहवास सा देखकर उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने डरे हुए से क्यों हो? काका कुछ नहीं, सूरज ने अपने आप को संभालते हुए कहा। मगर तुम यहाँ कैसे आई? जब मेरी आँख खुली तो तुमको वहाँ ना पाकर मैं बहुत घबरा गई और तुमको ढूंढते हुए यहाँ आ गई। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही चला आया। यह कहकर उसने पायल को अपने सीने से लगा लिया। तभी उसे वहाँ पर एक अजीब सी बदबू का एहसास हुआ। उसने पायल से कुछ ना कहा। वे दोनों वापस अपने कमरे की ओर चल पड़े। कुछ ही मिनटों में वे कमरे में पहुँच चुके थे। अंदर दीपक का धीमा प्रकाश फैला हुआ था और बेड पर पायल सो रही थी। यह देखकर सूरज को झटका सा लगा। तो फिर उसके साथ कौन है? उसने पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वह फिर से चौंक पड़ा। यह सच है या कोई सपना? उसने अपने हाथ पर चिकोटी काटी तो उसे दर्द महसूस हुआ। इसका मतलब वह कोई सपना नहीं देख रहा। मगर यह कैसे संभव है? अगर पायल यहाँ सो रही है तो उसके साथ ऊपर कौन थी? कौन थी वह जो पायल जैसी थी? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ सब कुछ नॉर्मल नहीं है। उसने भागकर पायल को संभाला कि वह ठीक है या नहीं। पायल को अपने सीने से लगाकर उसे चूमने लगा। अब पायल की भी नींद खुल गई। उसने सूरज के प्यार का जवाब प्यार से दिया, मगर उसके दिल की धड़कनें बढ़ी देखकर पूछा, क्या हुआ सूरज?
तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है, बस यूं ही। सूरज ने पायल को सब कुछ बताना उचित ना समझा जो अभी कुछ देर पहले उसके साथ घटा था। वह नहीं चाहता था कि पायल खौफ के साए में घिर जाए। पायल ने शरारती अंदाज में कहा, तो फिर आधी रात को रोमांस करने का मूड है क्या? इससे पहले सूरज कोई जवाब दे पाता, पायल की चीख उस खंडहर में गूंज उठी। सूरज ने उसके कंधों को पकड़कर झपोड़ा। क्या हुआ पायल? मगर पायल के मुंह से आवाज़ न निकल पाई। उसने कमरे की खिड़की की ओर इशारा किया। जब सूरज ने उस ओर देखा तो वह भी सिहर उठा। उसके फरिश्ते कूच कर गए। उसका शरीर सूखे पत्तों की तरफ फड़फड़ा उठा। डर से सिहर उठा सूरज भी। पायल अभी भी चीख रही थी। दृश्य ही ऐसा भयानक था। टूटी खिड़की पर एक डरावनी आकृति खड़ी थी। अंगारों सी जलती लाल आंखें, बड़े बड़े भयानक दांत और उनसे लाल लहू सा टपक रहा था। बड़े बड़े बाल बिखर कर उसे और भयानक बना रहे थे। जब बाहर आसमान में बिजली कड़की तो वह और भी डरावनी दिखाई दे रही थी। पायल सूरज से पूरी तरह लिपट गई। वह डर से थर थर कांप रही थी। सूरज का दिमाग सुन्न सा पड़ गया था। सोचने समझने की शक्ति जैसे चली गई थी। मगर जल्दी ही उसने खुद को संभाला। कुछ पल दिखाई देने के बाद खिड़की से वह चुड़ैल गायब हो गई। कुछ क्षण के लिए सूरज ने चैन की सांस ली। उसने पायल को संभाला। वह इतनी डर गई थी कि बेहोश हो गई थी। सूरज ने उसे होश में लाने के लिए उसे पुकारा, पायल, 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 होश में आओ। मगर उसे होश नहीं आ रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। अचानक हवा का एक जबरदस्त झोंका सा आया और दीपक गिरकर बुझ गया। अब वहाँ कुप्प अंधेरा सा था। हाथ को हाथ तक सुझाई नहीं दे रहा था। उसी पल लहू जमा देने वाले ठहाकों से वह स्थान गूंज उठा। यह हंसी किसी औरत की मालूम पड़ती थी। सूरज समझ चुका था वह और पायल बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। सब कुछ इतनी तेजी से घट रहा था कि उसे सोचने समझने तक का अवसर नहीं मिल पा रहा था। इस खंडहर में किसी प्रेत आत्मा का वास है, किसी चुड़ैल का साया है और शायद वह नहीं चाहती कि यहाँ कोई रुके। अभी तो बार बार अपनी उपस्थिति का आभास करवा रही है। उफ, कितनी भयानक है वह। सूरज ने फोन की टार्च जलाई और वापस दिए को जलाने के लिए वहां से उठा। मगर यह देखकर उसे निराशा हुई कि नीचे गिरकर सारा तेल बिखर गया था। उसके फ़ोन की बैटरी अभी आधी बची हुई थी। उसने उसी के प्रकाश में रात काटने का निर्णय लिया। अजीब मुसीबत में दो प्रेमी फंस गए थे। आगे कुआं, पीछे खाई वाली बात हो गई थी। बाहर भयंकर जंगल और मूसलाधार बारिश थी। अंदर खौफ था, एक दहशत थी। पायल को होश में लाने के लिए पानी की ज़रूरत थी और पानी गाड़ी के अंदर ही बोतल में रह गया था। क्या पायल को अकेले छोड़कर बाहर गाड़ी तक जाना उचित होगा? मगर इसके सिवा कोई चारा भी तो नहीं था। मुझे जल्दी वापस आना होगा। यह फैसला कर सूरज ने पायल को वहीं कमरे में छोड़ा और बाहर जाने के लिए वहां से निकल पड़ा। मूसलाधार बारिश और रह रहकर चमकती कड़कड़ाती बिजली के बीच सूरज खंडहर से बाहर निकल गया। उसने गाड़ी तक पहुंचकर गाड़ी का लॉक खोला और पानी की बोतल उठा ली। वापस जाने से पहले उसने एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर कामयाबी ना मिली। पानी के छींटे मुंह पर लगते ही पायल होश में आ गई, मगर होश में आते ही दहशत फिर से उसके चेहरे पर नाच रही थी। मुझे यहाँ से ले चलो सूरज, वरना वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी हम दोनों को। डर से कांपती हुई फिर से रो पड़ी वह। सूरज ने उसे हौसला देते हुए कहा, डरो मत पायल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे रहते यहाँ कोई तुमको छू भी नहीं पाएगा। वह चीख पड़ी, तुम समझते कि नहीं सूरज, मुकाबला किसी जिंदा इंसान से किया जा सकता है।
आत्मा से नहीं, और वह भी एक बुरी आत्मा से। वह झुंझला सा गया और बोला, मगर पायल, ऐसी रात में हम बाहर भी तो नहीं जा सकते। बाहर तूफान और बारिश है, भयानक जंगल है, हमारी गाड़ी भी खराब है। पायल बोली, चलो तो हम अपनी गाड़ी में ही बैठकर रात बिता लेंगे, सुबह कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। पायल की जिद के सामने बेबस सूरज को सहमत होना पड़ा। उसने समय देखा तो रात के 3 बज रहे थे। उसने पायल का हाथ थामा और उस डरावने खंडार से बाहर चल दिया। बारिश अब कम हो गई थी, कभी कभी बिजली की चमक दिखाई दे जाती थी। थोड़ी देर बाद वे दोनों अपनी कार में सवार हो चुके थे। कार को लॉक करने के बाद उसने पायल का डर कुछ कम करने के लिए उसे अपने सीने से लगा लिया, मगर पायल की डरी डरी नजरें अब तो खंडार पर ही जमी थी। जब भी बिजली की चमक उस पर पड़ती थी तो वह और भी डरावना दिखाई देता था। अचानक उसकी नज़र खंडार की छत पर खड़े उस साये पर पड़ी जो उस चुड़ैल के सिवा किसी और का ना था। पायल को लगा कि उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। उसने घबराई हुई आवाज़ में कहा, वो देखो सूरज, उधर छत पर देखो, वह उधर खड़ी है। सूरज ने पायल की बताई दिशा में देखा, मगर उसे कुछ दिखाई ना दिया। सूरज ने पायल की बताई दिशा में देखा, मगर उसे कुछ दिखाई ना दिया। वह समझ नहीं पाया कि आखिर हो क्या रहा है। उसने झुंझलाकर कार को स्टार्ट करने की कोशिश की और आश्चर्य, इस बार कार स्टार्ट हो गई। सूरज और पायल खुशी से झूम उठे। पायल ने भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। ऐसी मनहूस और भूतिया जगह से अब उसे मुक्ति मिलने वाली है, यह सोचकर उनके चेहरों पर फिर से रौनक लौट आई थी। सूरज ने गियर डाला और कार आगे बढ़ा दी, मगर यह क्या, कार वहां से आगे बढ़ने के बजाय वापस खंडहर की ओर मुड़ गई, वह भी पूरी रफ्तार से। सूरज के हाथ में स्टीयरिंग जरूर था, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनजानी ताकत से कार वापस खंडहर की ओर खींच रही थी। नतीजा, भड़ाक की जोरदार आवाज़ के साथ कार खंडहर की एक दीवार से जा टकराई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दोनों की चीखें इस धमाके के शोर में दब कर रह गईं। अगले पल दृश्य यह था कि लहूलुहान सूरज गाड़ी के बाहर पड़ा था। पायल को मामूली चोटें आई थीं। उसने सूरज को पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि सूरज बेहोश हो चुका था। अब पहले से भी ज़्यादा भयावह स्थिति हो चुकी थी। बाजी अब पूरी तरह उस प्रेत आत्मा के हाथ में थी, जो वह सारा खेल खेल रही थी। एक बार फिर पायल के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि लाल अंगारों सी आंखों वाली वह चुड़ैल उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। पायल रो रो कर चीख रही थी। पायल रो रही थी, चीख रही थी, सूरज को झंझोड़ कर उठा रही थी। एक बार फिर डर के मारे पायल के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह खंडहर की लाल आंखों वाली भूतनी उसी की ओर बढ़ रही थी। पायल रो रही थी, चीख रही थी, सूरज को झंझोड़ कर उठा रही थी, मगर उसके सब प्रयास व्यर्थ साबित हो रहे थे। सूरज के सिर पर चोट लगी थी, जिससे खून निकल रहा था। उसके हाथ पांव पर भी चोट लगी थी, जिनसे खून रिस रहा था। वह भयावह आकृति लगातार पायल की ओर बढ़ रही थी। पायल का रोया रोया कांप रहा था। रात का वह भयावह अंधेरा, वीरान जंगल और अकेली लड़की, मददगार बेहोश। उसने डर के मारे आंखें मूंद ली और भगवान को याद किया, क्योंकि उसे लग रहा था उसका अंत समय निकट आ गया है। तभी उसके शरीर को एक झटका सा लगा और वह हवा में उड़ती सी चली गई। उसका जिस्म लगातार ऊपर उठता चला गया। उसके मुंह से चीखें निकल रही थी, दहशत सी आंखें फटी थी। हवा में उड़ता उसका जिस्म पेड़ों की टहनियों से टकरा रहा था। उसकी चीखें उस वीराने के सीने को चीरते हुए गूंज रही थी, और उसके साथ साथ उस भयानक चुड़ैल के भयानक हंसी के ठहाके दिल दहला रहे थे। पायल का जिस्म खंडहर के भीतर की ओर खींचने लगा।
ना, नहीं, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। पायल गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी। अगले पल हवा में लहराता हुआ उसका जिस्म खंडहर के भीतर कहीं जा गिरा। अब पायल की चीखें भी बंद हो गई थी। चारों ओर मौत के बाद जैसा सन्नाटा सा छा गया था। बीच में जंगली जानवरों की गुर्राहट और उल्लुओं की आवाज़ें कुछ पल के लिए सन्नाटे को भंग कर देती थी। पूरब दिशा की ओर लालिमा छाकर सुबह होने का संदेश दे रही थी और अंधकार का नामो निशान मिटकर चारों ओर उजाले की दस्तक देनी शुरू की थी। मगर बीती हुई यह रात किसी के जीवन पर बहुत भारी पड़ी थी। नए जीवन की शुरुआत करने के वास्ते घर से निकले सूरज और पायल पर यह रात कहर बनकर टूटी थी। सूरज की आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक झोपड़ी नुमा घर में एक खटिए पर लेटा हुआ पाया। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे थोड़ी ही दूर पर एक काले रंग का कुत्ता बैठा दिखाई दिया। सूरज को होश में आते देख वह भौंकने लगा। क्या है ब्रूनो, क्यों भौंक रहे हो? बाहर से एक भारी भरकम आवाज आई और एक बूढ़ा आदमी अंदर आया जिसकी उम्र 70 वर्ष से कुछ ऊपर ही होगी। लंबी सफ़ेद दाढ़ी और जिस्म पर भी सफ़ेद कपड़े ही पहने था। वह सूरज को उठने की कोशिश करते देख बोला, लेटे रहो बेटा, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तुम्हें चोट भी लगी है जिन पर मैंने दवा लगा दी है। सूरज ने उनसे पूछा, आप कौन हैं और मैं यहाँ कैसे पहुँचा? और पायल कहाँ है? सूरज ने एक साथ सवालों की झड़ी सी लगा दी थी। बूढ़े ने उसके नज़दीक आते हुए कहा, तुम भूतिया खंडहर के बाहर बेहोशी के हालत में पड़े थे। वो तो अच्छा हुआ कि ब्रूनो ने तुम्हें देख लिया। मैं तुम्हें अपने घोड़े पर लाद कर किसी तरह यहाँ तक ले आया, मगर वहाँ कोई लड़की नहीं थी। सूरज चिंतित हो उठा। पायल आखिर गई कहाँ? कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई? मुझे पूरी बात बताओ बेटा, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तुम उस खतरनाक जगह पर कैसे पहुँचे? उस बूढ़े ने पूछा। सूरज ने पिछला सारा घटनाक्रम उसे सुनाया। बूढ़े ने अपना नाम जार को बताया। वहाँ से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा गांव भी था, माधोपुर। बूढ़ा जार को वहीं का निवासी था। तंत्र मंत्र का अच्छा जानकार था। वह एक घोड़े और कुत्ते के साथ काफी समय से इस जंगल में रहता था। सूरज जान चुका था एक यही आदमी है जो उसकी सहायता कर सकता है, इसीलिए सूरज ने जारको से मदद की गुहार लगाई। काफी देर तक सोचने के बाद बूढ़े ने कहा, हमें वहां जाने से पहले कुछ खास तैयारियां करनी होगी। सूरज ने सवाल किया, कैसे तैयारियां? अनुभवी जारको ने कहा, उस बला से टक्कर लेने की तैयारियां। वह बहुत शक्तिशाली है, जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा। वर्षों से वह उस महल में भटक रही है। जो भी उसके आसपास फटकता है वह बेमौत मारा जाता है। रात के समय तो डर के मारे कोई फटकता भी नहीं। जार को उस चुड़ैल के बारे में काफ़ी कुछ जानता था, मगर कैसे? चाहकर भी सूरज उससे यह सवाल न पूछ पाया, क्योंकि इस समय उसे सिर्फ पायल की चिंता सता रही थी। वह चिंतित स्वर में बोला, पायल पता नहीं कहाँ किस हाल में होगी। जारकों की नज़रें जैसे कहीं शून्य में टिक गई हों और उसने कहा, या तो वह मारी गई होगी या फिर। सूरज चीख सा पड़ा, या फिर क्या? या फिर उस चुड़ैल के वश में हो गई होगी। जारकों ने शुष्क स्वर में उत्तर दिया। सीलन और बदबू से भरे एक कमरे में पड़ी थी पायल। धीरे धीरे उसकी चेतना वापस लौट रही थी। उसने उठने की कोशिश की, मगर उठना तो दूर, वह अपनी एक उंगली तक भी ना हिला पा रही थी। अचानक उसे अपने सीने पर कुछ भारी दबाव सा महसूस हुआ। वह दबाव किसी पत्थर की तरह भारी महसूस हो रहा था, यहाँ तक कि उसकी सांसें घुटने लगी थी। उसे लग रहा था कि उसकी जान निकल जाएगी।
उसने किसी तरह अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश की तो वह सिहर उठी। अंगारों सी आंखों वाली परछाई उसके सीने पर सवार थी। पायल दहल गई। उसने चीखने की कोशिश की मगर वह चीख ना सकी। काली परछाई के मुंह से गुर्राहट सी निकल रही थी। पायल दहल गई। उसने चीखने की कोशिश की मगर वह चीख ना सकी। काली परछाई के मुंह से गुर्राहट सी निकल रही थी। जब तक सूरज और जारकों उस खंडहर में पहुंचे तब तक शाम हो चुकी थी। ब्रूनो भी उनके साथ था। वे तीनों सावधानी से महल के भीतर प्रवेश करते चले गए। चलते चलते एक जगह पर जारको रुक गया। सूरज उसकी ओर प्रश्नवाचक नजरों में देखने लगा। उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद की और कहा, यहाँ इस स्थान पर सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है। इसका मतलब वह यहीं कहीं आसपास ही है। सूरज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर बात पायल की ना होती तो वह यहाँ हरगिज वापस ना आता, मगर बात जब प्यार की हो तो इंसान भगवान से भी टकरा सकता है। तभी उनके ऊपर से ठक ठक की आवाज़ें आने लगीं। जारको फुसफुसाया, वह ऊपर कहीं है। ऊपर जाने का रास्ता सूरज को पता था क्योंकि वह पहले भी वहां जा चुका था। इसलिए उन दोनों को ऊपर पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। अंधेरे की चादर भी चारों ओर फैल चुकी थी। ऊपर पहुंचकर वे सावधानी से चारों ओर देखते हुए आगे बढ़ने लगे। तभी जारको चिल्लाया, नीचे झुक जाओ। और अगले ही पल वे दोनों फुर्ती से जमीन पर औंधे मुंह लेट गए। उनके ऊपर से लोहे के दो मजबूत सरिये सूं सूं की आवाज़ करते हुए गुजर गए। अगर नीचे होने में जरा भी देर हो जाती तो वे सरिये उनके जिस्मों को बींध डालते। जारको फुसफुसाया, वह जान चुकी है कि हम यहाँ आ चुके हैं। तभी सामने गैलरी के अंतिम छोर पर एक काली परछाई सी उभरी और साथ ही उसके हंसी के ठहाके। हंसी की आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे दो आवाज़ें एक साथ आ रही हों। जारको वहीं जमीन पर सिद्धासन जैसी मुद्रा में बैठकर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। सब व्यर्थ साबित होगा जारको। उस काली परछाई के मुंह से पहली बार दहाड़ सी निकली। वहीं दो आवाज़ें एक साथ निकलती लग रही थी। इस लड़की के जिस्म और आत्मा पर अब मेरा अधिकार हो चुका है। इसको तो अब मरना ही होगा। लेकिन अगर तुम दोनों यहाँ से नहीं गए तो तुम भी बेमौत मारे जाओगे। इस आवाज़ में कुछ ऐसा खौफ था कि सूरज के जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। लेकिन जारको ने उसकी ताकत को तौलने के इरादे से ललकारा, तो देर किस बात की है, आ मार हमें। खुली चुनौती से वह और ज़्यादा भड़क सी गई और गुर्राती हुई सी एकदम से उसके सामने आ गई। जब सूरज की नज़रें उस पर पड़ी तो वह चीख उठा, नहीं, ये तो पायल है। उस चुड़ैल ने पायल के शरीर पर काबू कर लिया था। बिखरे बाल, लाल अंगारों सी आंखें, नुकीले दांत, रंग काला स्याह पड़ चुका था और शरीर से एक अलग सी बदबू आ रही थी। यह सब किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। सूरज उसकी ओर लपका, होश में आओ पायल। और यहीं वह गलती कर बैठा। चुड़ैल के एक ही जबरदस्त वार से वह छत से टकराकर दूर जा गिरा। जिस्म जैसे बेजान हो गया उसका। अब वह जारकों की तरफ लपकी, मगर वह पूरी तरह से तैयार था। उसने झट से अपनी जेब से एक पुड़िया सी निकाली और एक फूंक द्वारा उस पर छोड़ दी। और आश्चर्य, पायल और चुड़ैल की संयुक्त चीखें वहां गूंज उठीं और वह टूटी छत के एक हिस्से में घुसकर वहां से गायब हो गई। सूरज को उस बूढ़े जारको की शक्तियों पर हैरानी सी हो रही थी। वह लंगड़ाते हुए उसके पास आया और पूछा, क्या वह चली गई? जारको ने जवाब दिया, हाँ, मगर कुछ समय के लिए ही बस। क्या वह वापस लौटेगी?
जारको ने जवाब दिया, हाँ, मगर कुछ समय के लिए ही बस। वह वापस लौटेगी। उसने लड़की के जिस्म पर भी कब्जा कर लिया है। अगर हम उसे ख़त्म करना चाहेंगे तो उसके साथ साथ लड़की भी मारी जाएगी। नहीं बाबा, नहीं, पायल को कुछ नहीं होना चाहिए, सूरज ने कहा। कोई तो रास्ता होगा जिससे हम पायल को बचा सकें और उस चुड़ैल को ख़त्म कर सकें। कुछ पल सोचने के बाद जारको ने कहा, जो आया है उसे जाना ही होगा। एक मार्ग है, मगर इतना सरल नहीं है। आप रास्ता बताइए, मैं अपनी जान पर भी खेल जाऊंगा, सूरज ने दांत भींचते हुए कहा। कुछ पल के लिए उस लड़की के जिस्म से उस चुड़ैल को बाहर निकाल सकता हूँ। ठीक उसी पल तुमको उस चुड़ैल की अस्थियों का अंतिम संस्कार करना होगा। अगर वह फिर से वापस लड़की के जिस्म में प्रवेश कर गई तो उसे हराना आसान ना होगा। मैं तैयार हूँ, मगर इतनी जल्दी में उसकी अस्थियाँ कैसे ढूंढेंगे? सूरज ने इस बात पर शंका जताई। जारको ने रहस्यपूर्ण अंदाज में बताया कि मैंने यहाँ आते ही ब्रूनो को इस काम के लिए लगा दिया था। वह अब तक ढूंढने के करीब होगा। हम अपनी तरफ से भी उसकी कब्र खोजेंगे। शुरुआत वहाँ से होगी जहाँ सबसे पहले हमें नकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई थी, मगर यह सब वह इतनी आसानी से नहीं होने देगी। इसीलिए हमें यह सब एक रणनीति के तहत करना होगा। सूरज ने पूछा, कैसी रणनीति? जारको ने कहा, जब हमारा उससे सामना होगा तो मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा और तुम उसकी अस्थियों पर यह फेंक कर आग लगा दोगे। यह कहते हुए उसने एक पुड़िया सूरज के हाथ में थमा दी। सूरज ने कबाड़ खाने जैसे स्थान से एक फावड़ा लिया और कब्र की तलाश में लग गया। तभी उसको सामने से ब्रूनो भागकर आता दिखाई दिया। वह जारको को कुं कुं करके कुछ बता रहा था। चलो ब्रूनो, हमें वहीं ले चलो। जारको के यह कहते ही कुत्ता उनके आगे आगे चल दिया और वे दोनों उसके पीछे पीछे। खंडहर के पिछले हिस्से में एक जगह एक कोने में जाकर वह अपने पंजों से जमीन को खोदने लगा। सूरज ने उस स्थान पर खोदना शुरू कर दिया। बाहर दरवाजे पर जारको एक लकड़ी के द्वारा लकीर सी खींच रहा था। लकीर खींचकर वह बोला, अब वह इतनी आसानी से इस रेखा को पार करके अंदर नहीं जा पाएगी। थोड़ी खुदाई के बाद ही सूरज को जमीन के नीचे सीढ़ियाँ जाती दिखाई दी। सूरज की आंखों में चमक आ गई। यहीं नीचे उसकी कब्र होगी। उसने नीचे उतरने का फैसला किया। तभी छत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा और वहाँ से चुड़ैल सीधी सूरज के ऊपर आकर गिरी। उसने नीचे उतरने का फैसला किया। तभी छत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा और वहाँ से चुड़ैल सीधे सूरज के ऊपर आकर गिरी। छत टूटने से जारको सावधान हो गया। वह अंदर की ओर भागा। अंदर पहुंचकर उसने देखा कि चुड़ैल सूरज के सीने पर सवार है और उसका गला दबाने का प्रयास कर रही है। सूरज सारी ताकत लगाकर भी उसकी गिरफ्त से आज़ाद नहीं हो पा रहा था। जारको ने बिना देर किए अभिमंत्रित जल की अंजलि लेकर चुड़ैल पर छिड़क दिया और साथ ही कुछ मंत्र भी बुदबुदाने लगा। नतीजा, चुड़ैल दर्द से चीखने लगी। कभी पायल का चेहरा उभर कर आ रहा था, कभी चुड़ैल का काला चेहरा। सूरज उसकी गिरफ्त से आज़ाद हो गया था। जारको चिल्लाया, जल्दी से नीचे जाकर इसकी अस्थियों को आग लगा दो। यह पायल के जिस्म से निकलने वाली है। सूरज तेजी से सीढ़ियों की ओर लपका और कुछ पल के लिए जारको का ध्यान सूरज की तरफ चला गया और ठीक उसी पल चुड़ैल की ताकत से एक भारी भरकम कीमार टूटकर उसके सीने पर आ गिरा। वह चीख कर गिर पड़ा। सूरज की नज़रें एक बड़े ताबूत पर गईं। उसने अपनी जेब से जारको की दी हुई पुड़िया निकाली और ताबूत पर फेंक कर आग लगा दी। चुड़ैल पायल के जिस्म को छोड़ चुकी थी और पायल का बेजान सा शरीर एक तरफ पड़ा था। चुड़ैल काले धुएं के घेरे में चीख रही थी, चिल्ला रही थी। कभी गुर्राहट सी उसके मुंह से निकल रही थी। अपना सारा काम निपटाकर सूरज भी ऊपर आ चुका था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वे कामयाब हो गए।
कुछ पलों तक एक काली सी मानव आकृति वहां चक्कर काटती रही और फिर एकाएक आखिरी बार काला धुआं दिखा और छंटकर गायब हो गया। सूरज की नज़र जख्मी जारको पर पड़ी। वह एक तरफ पड़ा हुआ था। पास में उसका कुत्ता कूं कूं करके उससे लिपट रहा था। सूरज ने उसे संभाला। आप ठीक तो हैं ना? मैं तो ठीक से आपका परिचय भी नहीं जान पाया कि आप कौन हैं। जारको ने तब एक धमाका सा किया, यह कहकर कि अभी जिस चुड़ैल को हमने ख़त्म किया है, कभी वह मेरी पत्नी हुआ करती थी। इस खुलासे से हैरान रह गया सूरज। अपने काले जादू के बल पर उसने गांव और आसपास के सभी लोगों का जीना हराम कर रखा था। एक रात जब वह उस खंडहर में गांव की एक छोटी बच्ची पर अपना तंत्र मंत्र चलाकर उसे मारकर उसकी आत्मा को अपने कब्जे में करने की तैयारी कर रही थी, तब गांव के बहुत से लोगों ने उसे यहीं इसी खंडहर में मारकर दफना दिया था। तब से उसकी रूह इसी खंडहर में भटकने लगी थी। वह मरकर और भी शक्तिशाली हो गई थी। मैंने गांव छोड़ दिया और जंगल में ही रहने लगा। अपनी बात खत्म करके उसने सूरज को कहा, तुम उस लड़की को संभालो, उसे अभी होश में लाना जरूरी है। सूरज ने जारको के कहे अनुसार पायल को संभाला। कुछ देर की कोशिशों के बाद उसे होश आ गया। जब उसकी नज़र सूरज पर गई तो उसके चेहरे पर खुशी छलक उठी। उसने सूरज को अपनी बाहों में कस लिया। उसके बाद पायल और सूरज ने घायल जारको को सहारा देकर महल से बाहर ले गए और जारको के कहे अनुसार उसके घर की ओर चल दिए। अभी वे झोपड़ी के बाहर पहुंचे ही थे कि जारको ने अंतिम सांस ली और उसका बूढ़ा जिस्म चोटों से उबर ना पाया था। सूरज और पायल की आंखें नम हो गईं। उनको नई जिंदगी बख्शने के लिए उसने अपनी जान दे दी। उन्होंने भारी मन से ब्रूनो को अपना साथ दिया और वहां से चल पड़े एक नई मंजिल की ओर। और सूरज और पायल की इस तरह से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में आप हमें इस कहानी की रेटिंग भी दे सकते हैं, जैसे 1 to 5 स्टार।